का मूल्यमापन भी वो समय समय पर करते ही रहते हैं, पर वहाँ पर उस समय उस बच्चे को यह नहीं बताया जाता कि अब हमने जो कुछ भी इतने दिनों से आपको सिखाया है उसका मूल्यमापन करने जा रहे हैं। तो बच्चा एक पारंपरिक वे में प्राकृतिक तौर पर सीखने और सिखाने की प्रक्रिया वहाँ पर घर में चलती रहती है। यही बच्चा जब पाठशाला में आ जाता है, विद्यालय में हम उसे घर के माहौल को छोड़ करके विद्यालय के माहौल से अवगत कराकर विभिन्न पाठ्य विषयों को जब हम उसके सामने ला करके खड़ा कर देते हैं और उन पाठ्य विषयों को पढ़ाने के बाद जब हम ये कहते हैं कि अब तुम्हारी परीक्षा होनी है, अब हम जो कुछ भी सिखाए हैं तुम्हें उसकी परीक्षा लेने जा रहे हैं, तो परीक्षा यह शब्द सुनते ही बच्चा डर जाता है कि अब कुछ तो बड़ा होने वाला है, और इस डर के कारण बच्चा एकदम तनाव में आ जाता है। तनाव में आने के कारण बच्चे की जो व्यक्तिगत विकास है उसमें रुकावट आ जाती है। तो इस व्यक्तिगत विकास में रुकावट न आने पाए ऐसा सोच विचार करने के बाद मूल्यमापन प्रक्रिया में थोड़ी सी बदलाव करी गई और मूल्यमापन को दो भागों में बांट दिया गया, जिसमें एक है आकारिक और एक है संकलित। जब भी मित्रों हम मूल्यमापन की बात करते हैं तो मूल्यमापन प्रक्रिया शिक्षा प्रक्रिया का अविभाज्य घटक है। अध्ययन में होने वाली कठिनाइयों अथवा अध्यापन की कमियों का पता लगाना मूल्यमापन प्रक्रिया का प्रमुख कार्य है। मूल्यमापन का अर्थ केवल प्रश्न पत्रिका तैयार करके, लिखित परीक्षा लेकर, उत्तर पत्रिकाएं जांचकर एवं गुण देकर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण करने की प्रक्रिया न होकर विद्यार्थियों में विविध क्षमताओं का विकास हुआ है या नहीं, यह विविध ढंग से, प्रकार से, समय समय पर और पूर्णतः जांच पड़ताल करके देखने की एक प्रक्रिया है। मूल्यमापन से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण प्रगति का चित्र अपेक्षित होता है। केवल लिखित परीक्षाओं के प्रतिसाद से ऐसा चित्र खड़ा करना संभव नहीं होता। इसके लिए विद्यार्थियों का मौखिक प्रतिसाद, प्रक्रिया, कृति तथा प्रायोगिकता के रूप में उनका सहभाग और प्रतिसाद प्राप्त होना ही चाहिए। मित्रों, जब हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा की बात करते ही हमारे सामने बहुत सारे कौशल आकर के खड़े हो जाते हैं। हमें उनके अंदर में कौशल का विकास करना है। और भाषा की बात करते ही कुछ कौशल जो हमने इस पुस्तक में समाहित की हैं, जैसे कि श्रवण, भाषण संभाषण, वाचन, लेखन। अब लेखन की जहाँ हम बात करते हैं तो हम लिखित परीक्षा लेकर के उसका मूल्यमापन कर सकते हैं, परंतु यदि हमने श्रवण की बात की, श्रवण यानी सुनना, तो श्रवण की बात करने के बाद में उसका मूल्यमापन हम लिखित रूप से नहीं ले सकते हैं। तो श्रवण किया हुआ, उसने उच्चारण सही ढंग से सुना है कि नहीं, उसका आरोह अवरोह के साथ में बोलने के लिए उसे हो पा रहा है या नहीं, उसका लय ताल, अगर हमने कोई कविता पढ़ाई है तो वो लय ताल से बोल पा रहा है कि नहीं, इसकी जांच करने के लिए हमें सिर्फ लिखित रूप में नहीं बल्कि उसको बोलने का मौका दे करके ही हम इस प्रकार का मूल्यमापन का कार्य कर सकते हैं। यहाँ एक बात और बता देना चाहूँगी कि मूल्यमापन का नाम सुनते ही शिक्षकों को ऐसा लगता है कि मूल्यमापन यानी बच्चों का मूल्यमापन, विद्यार्थियों का मूल्यमापन, उनकी जांच कि उन्होंने कहाँ तक सीखा। ऐसा नहीं है। मूल्यमापन बच्चों का भी हो रहा है, साथ ही साथ शिक्षकों का भी हो रहा है। बच्चों का इस ढंग से कि हमने उन्हें जो कुछ भी सिखाया, हमने जो कुछ भी इनपुट डाला, उसमें उन बच्चों ने कहाँ तक उसे ग्राह्य किया और वो हम कहाँ तक सफल हो सके, आउटकम क्या निकला। जब हम उसे जान पाते हैं तो हमें यह समझ में आ जाता है कि हम जो सिखाए, हमने अब तक जो सिखाने की प्रक्रिया की, वह उसमें हम कहाँ तक सफल हो पाए। अब अगर हम सफल नहीं हो पाए, मान लीजिए किसी कारणवश कुछ ऐसा हुआ कि भाई हमने जो बातें वहाँ सिखाई हैं वो बच्चों ने ग्राह्य नहीं कर सकी, तो हम कहाँ कम हो गए। हमें अपनी शिक्षण प्रक्रिया में भी बदलाव लाने के लिए मूल्यमापन हमारे लिए सहायक सिद्ध होता है। अब यदि हम मूल्यमापन की बात करेंगे कक्षा 6ठी सुलभ भारती हिंदी संपूर्ण सुलभ भारती में, तो ये मूल्यमापन की प्रक्रिया 100 अंकों की है। 100 अंकों में मैंने जैसे कि पहले ही बताया कि मूल्यमापन की प्रक्रिया का बदलाव हुआ है। यहाँ पे हम आकारिक मूल्यमापन और संकलित मूल्यमापन, इस तरह के 2 प्रकार के मूल्यमापन में हमने मूल्यमापन को बांटा हुआ है। आकारिक मूल्यमापन
के 8 साधन तंत्र हैं। उन 8 साधन तंत्रों में हम चाहें तो 8 के 8 साधन तंत्रों का उपयोग करके विद्यार्थियों का मूल्यमापन कर सकते हैं, और यदि नहीं चाहते हैं हम कि 8 के 8 साधन प्रयोग करें, तो कम से कम 5 साधन तंत्रों का उपयोग हमें करना ही चाहिए। ये जो साधन तंत्र हैं उनमें पहला है घटक चाचनी, दूसरा है स्वाध्याय, तीसरा मौखिक, उपक्रम, प्रकल्प, चाचनी। इस तरह की विभिन्न साधन तंत्रों का उपयोग करके हम आकारिक मूल्यमापन का कार्य करते हैं। संकलित मूल्यमापन की जब हम बात करते हैं तो संकलित मूल्यमापन में हम प्रात्यक्षिक या मौखिक जिसे हम कहते हैं वह 10 नंबर का लेते हैं, 10 अंक का, और लिखित 40 अंकों का। तो कुल मिलाकर के आकारिक के 50 नंबर और संकलित के 50 नंबर, इन 50-50 गुणों का यानी 100 गुणों का जो मूल्यमापन प्रक्रिया है वह हम सत्र के मतलब प्रथम सत्र के अंत में और द्वितीय सत्र के अंत में, ऐसा 2 बार हम इस तरह के मूल्यमापन प्रक्रिया को करते हैं। अब यहाँ पे बात चल रही है मूल्यमापन किस तरह की, सतत और सर्वंकष मूल्यमापन। अब सतत क्या है? सतत यानी निरंतर विविध मूल्यमापन पद्धतियों का उपयोग करके समय समय पर औपचारिक तथा अनौपचारिक वातावरण में आसानी से किया गया मूल्यमापन सतत मूल्यमापन। सर्वंकष अभ्यासक्रम में विहित की गई बौद्धिक, क्रियात्मक एवं भावनिक क्षेत्रों के विकास का वस्तुनिष्ठता से किया गया विवरण ही सर्वंकष मूल्यमापन कहलाता है। और ये सतत सर्वंकष मूल्यमापन हम वर्ष भर अपने बच्चों के साथ करते ही रहते हैं। सतत सर्वंकष मूल्यमापन के अंतर्गत मूल्यमापन का अर्थ, जैसा कि मैंने अभी बताया, सतत यानी निरंतर, लगातार चलने वाला, आप अपने स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। सर्वंकष यानी सर्वनिकष का, सभी कसौटियों का, जो भी कसौटियां हमने अपने पाठ्यपुस्तक में दी हैं उन सबका। मूल्यमापन अंक एवं श्रेणी का समन्वय। मूल्यमापन का क्या महत्व है? अभी मूल्यमापन हम बात कर रहे हैं, क्या यह मूल्यमापन हमारे लिए, हमारे शिक्षण प्रक्रिया में उपयोगी है? इसका क्या महत्व है? तो इसका महत्व यहाँ पर हम देखेंगे। अंक एवं श्रेणी का समन्वय, कक्षा के बाहर के व्यवहार का मूल्यमापन, सिर्फ कक्षा में ही नहीं। हम शिक्षक यह समझते हैं कि हमने कक्षा में पढ़ा दिया, बच्चों से प्रश्न पूछ लिया, उनसे कुछ लिखवा लिया और हमारा काम खत्म हो गया। ऐसा नहीं है। बच्चों को कक्षा के बाहर भी उनका जो व्यवहार है उसका मूल्यमापन भी हमें करना है। गुणवत्ता को भी महत्व देना है। उसने जो भी सीखा उसकी गुणवत्ता कहाँ तक है, कहाँ तक उसने अपनी गुणवत्ता बनाए रखी है, इस पर भी हमें महत्व देना है। अब ये मूल्यमापन कब लेना है हमें, सतत और सर्वंकष मूल्यमापन? तो सबसे पहले हम लेंगे अध्ययन अनुभव के दौरान। अध्ययन अनुभव के दौरान हम सतत मूल्यमापन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अध्ययन अनुभव के बाद, और अगला है कक्षा की 4 दीवारी के बाहर का वर्तन का निरीक्षण, कि कक्षा के बाहर जब बच्चा निकला है तो उसकी वर्तनी किस प्रकार की है, वह किस प्रकार से बाहर और लोगों के साथ व्यवहार कर रहा है। तो ये 3 चरण हैं मूल्यमापन के, हमें कब कब करना है? अध्ययन अनुभव के दौरान, अध्ययन अनुभव के बाद, और कक्षा की 4 दीवारी के बाहर के वर्तन का निरीक्षण करते हुए। अगला, अगर हम आप अपने स्क्रीन पर आप देखेंगे तो सतत और सर्वंकष मूल्यमापन क्यों आवश्यकता है सतत और सर्वंकष मूल्यमापन की? तो हम ये कह सकते हैं कि अध्ययन अध्यापन अनुभव के उद्देश्यों की जांच हेतु मैंने जैसे पहले ही कहा कि हम कुछ उद्देश्य को लेकर के कक्षा में जाते हैं। कक्षा 6ठी का विद्यार्थी है तो उसके वयानुरूप जिन भी पाठ्यक्रमों का हमने चयन किया है, जो भी पाठ्यांश उसमें हमने डाले हैं, तो वो जो अध्ययन अनुभव है उस अध्ययन अनुभव के उद्देश्यों की पूर्ति की जांच के हेतु हम अपना जो भी उद्देश्य लेके कक्षा में गए हैं उसकी जांच करने के लिए हमें मूल्यमापन करना आवश्यक है। मूल्यमापन कैसे, ये हमारा अगला चरण है कि मूल्यमापन कैसे।
हमने पहले ही बता लिया है, पहले ही जान लिया है कि मूल्यमापन दो तरह से हम कर रहे हैं, आकारिक और संकलित। आकारिक सतत चलता रह रहा है, उसके लिए कोई समय सारिणी नहीं है, कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है कि आज हम आकारिक मूल्यमापन करने वाले हैं। जैसे जैसे हम पढ़ाते जा रहे हैं, बच्चों के साथ ही सतत निरंतर यह मूल्यमापन प्रक्रिया चलती रह रही है। संकलित 2 बार, वर्ष में 2 बार हम संकलित मूल्यमापन कक्षा में लेते हैं। अब अगर हम अपने स्क्रीन पर देखें मूल्यमापन के प्रकार, 2 प्रकार मूल्यमापन के। सर्वप्रथम हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं आकारिक मूल्यमापन। और आकारिक मूल्यमापन किस प्रकार से लें, उनके 8 साधन तंत्रों के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला जो साधन तंत्र है, दैनंदिन निरीक्षण। दूसरा, मौखिक कार्य। हम डिटेल में इसमें जाएंगे ही, अभी हम सिर्फ साधन तंत्रों के नाम जान ले रहे हैं। तीसरा है प्रात्यक्षिक एवं प्रयोग। चौथा, उपक्रम कृति। 5वां, प्रकल्प। 6ठा, सह पुस्तक कसौटी। 7वां, स्वाध्याय वर्ग कार्य। और 8वां, अन्य पूरक साधन तंत्र। तो मित्रों, ये 8 साधन तंत्र हैं हमारे आकारिक मूल्यमापन के, जो हम और आप कर ही रहे हैं, तो हम इसे अछूते नहीं हैं, हम इसको भलीभांति जान ही रहे हैं। दूसरा जो हमारा मूल्यमापन का प्रकार है वह है संकलित मूल्यमापन। अब आकारिक, जैसा कि हमने पहले ही कहा कि आकारिक के लिए कोई समय सारणी निर्धारित नहीं है। हम कक्षा में, कक्षा के बाहर, पढ़ते समय, पढ़ाते समय, न पढ़ाते समय सतत बच्चों का मूल्यमापन कर ही रहे हैं। पर संकलित मूल्यमापन के लिए समय निर्धारण किया गया है। संकलित मूल्यमापन हम 2 बार करते हैं, एक तो प्रथम सत्र के अंत में और दूसरा है द्वितीय सत्र के अंत में। अब द्वितीय सत्र के अंत में जब हमारा पूरा सेशन समाप्त हो जाता है, तब संकलित मूल्यमापन करके हम उस कक्षा के विद्यार्थियों का मूल्यमापन करने में सक्षम हो पाते हैं कि विद्यार्थी अगले चरण में, अगली कक्षा में जाने के लिए तैयार हो चुका है। अब यहाँ हम देखेंगे हमारे स्क्रीन पर एक कविता आ गई है, बसंती हवा। यह कविता आपके पाठ्यपुस्तक में से ही ली गई है, हिंदी सुलभ भारती कक्षा 6ठी की पाठ्यपुस्तक में से। बसंती हवा ये कविता है। इसका मूल्यमापन हम किस प्रकार से करेंगे, यह मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया है। एक कविता लेकर के उसका मूल्यमापन हम आकारिक और संकलित किस तरह से कर सकते हैं। खास करके मैंने आकारिक पर ज़्यादा बल दिया है कि हम आकारिक में ही परेशान रहते हैं कि ये बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा बोझ हमारे ऊपर में आ गया है। एक्चुअली वो असल में वो बोझ नहीं है, हम उसे प्राकृतिक वे में, पारंपरिक वे में, एकदम हंसी खुशी के साथ आनंददायी माहौल में इसको आसानी से कर सकते हैं। बसंती हवा, ये मैं आपको गा करके सुनाती हूँ कि ये बसंती हवा कविता हम कक्षा में किस तरह से लेंगे। आप भी चाहें तो मेरे साथ गुनगुना सकते हैं। कविता का नाम है बसंती हवा। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिकर है बड़ी ही निडर हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ हवा हूँ हवा में, मुसाफिर अजब हूँ मुसाफिर अजब हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। मित्रों, ये कविता आपकी पाठ्यपुस्तक हिंदी सुलभ भारती कक्षा 6ठी से ही ली गई है। आप इसे जब पढ़ाएंगे तो आप इस कविता को बहुत ही सुंदर ढंग से बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे। अब यहाँ फिर वही बात आ रही है, मैं फिर आकारिक मूल्यमापन के मुद्दे पर जा रही हूँ कि आपने यह कविता पढ़ाई, आपने इस कविता को शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण के साथ कहकर सुना दी और उसके बाद में आपने इस कविता को लयपूर्वक गा करके भी सुना दी, लेकिन जो आपने किया, क्या आपके बच्चे भी उसे उसी तरह से कर पा रहे हैं? इसकी जांच करने हेतु आपको यहाँ पर उसे इस बच्चे, प्रत्येक बच्चे को इस कविता को गाकर सुनाने के लिए कहना होगा। यदि आपका बच्चा आपकी ही तरह से
आपसे और अच्छी तरह से इस कविता को गा ले रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने उद्देश्य में सफल हो गए। अब इस कविता को लेते हुए हम आकारिक मूल्यमापन किस प्रकार करेंगे, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हमारा जो आकारिक मूल्यमापन का प्रथम साधन तंत्र है दैनंदिन निरीक्षण। दैनंदिन निरीक्षण प्रतिदिन किया जाने वाला निरीक्षण कार्य हम सब जानते हैं। तो प्रतिदिन विद्यार्थी किस तरह से कौन कौन से कार्य कर रहा है उसका निरीक्षण जाने अनजाने बिना उन्हें बताए, हम उन्हें कहते नहीं है कि अब तुम क्या कर रहे हो, हम तुम्हारा निरीक्षण करने जा रहे हैं, बल्कि सतत ही फ्लो में अनौपचारिक ढंग से हम बच्चों का निरीक्षण करते ही रहते हैं। दूसरा जो हमारा साधन तंत्र है वह है मौखिक कार्य। मौखिक कार्य के अंतर्गत मित्रों हम मुखर वाचन, भाषण संभाषण, साक्षात्कार, गट चर्चा, भूमिका अभिनय और प्रश्नोत्तर, इन सारे मुद्दों को लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें बसंती हवा कविता में, अब ध्यान रखिएगा कि मैं यहाँ पर बसंती हवा इस कविता के आकारिक मूल्यमापन की बात कर रही हूँ। अब यहाँ पे अगर हम मौखिक कार्य की बात करते हैं तो सर्वप्रथम यहाँ इस कविता में हम मुखर वाचन ले सकते हैं। मुखर वाचन हम या तो व्यक्तिगत ले सकते हैं, गुट में ले सकते हैं, या संपूर्ण क्लास का, संपूर्ण कक्षा का एक साथ ले सकते हैं, सस्वर पाठ करा सकते हैं। यदि हम इस कविता के गट चर्चा के बारे में बात करें तो हम हवा की आवश्यकता, हवा का महत्व बताते हुए उसके कार्यों पर चर्चा करा सकते हैं। यदि हम भूमिका अभिनय की बात करें तो यहाँ हम बसंती हवा की भूमिका के बारे में उन्हें भूमिका बताने के लिए कह सकते हैं और नाट्यकरण भी करवा सकते हैं। यदि हम भाषण संभाषण की बात करें तो बच्चों को हम ये कह सकते हैं कि बसंती हवा से संबंधित या प्रकृति से संबंधित कोई भी चित्र बनाओ और अपने द्वारा बनाए गए चित्र के बारे में बोलो। बच्चा बोलेगा, अपना अपना चित्र बनाएगा और वो अपने चित्र के बारे में बड़े ही उत्साह के साथ आकर के आपके सम्मुख, पूरी कक्षा के सम्मुख प्रस्तुत करेगा। अब यहाँ पे मित्रों हमने एक और काम किया है कि आकारिक मूल्यमापन के साधन तंत्रों को लेते हुए इसको हमने ज्ञान रचनावाद से भी इसे जोड़ा है। यहाँ पे इस मौखिक कार्य के बाद ज्ञान रचनावाद प्रक्रिया के जो सहायक घटक हम ले सकते हैं वो है समवयस्क गुट और दो के गुट। तो हमने अपनी कविता के मौखिक कार्य को ज्ञान रचनावाद प्रक्रिया के सहायक घटक से भी जोड़ दिया है। तीसरा जो हमारा साधन तंत्र है वह है प्रात्यक्षिक। अब प्रात्यक्षिक अर्थात क्या? प्रात्यक्षिक यानी विद्यार्थियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप में किया गया कार्य। यहाँ पे हम इस कविता के अंतर्गत दिया हुआ जो स्वाध्याय है, इसके पहले मैडम ने आपको बताया ही कि ये जो पुस्तक है पूरी कृति युक्त पुस्तक है। इसमें तरह तरह के नए नए स्वाध्यायों का समावेश किया गया है और उन स्वाध्यायों के साथ साथ आप अपना स्वयं का प्रश्न भी वहाँ पर निर्माण कर सकते हैं। स्वयं के प्रश्नों को भी ले करके अपने